हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं वो है आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर कोई सॉल्यूशन सारे कंडीशंस में क्या राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो हम उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मतलब सारे कंडीशन मतलब क्या, एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसका, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ एट all concentration and temperature is called an ideal solution। ठीक है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है मतलब क्या है, सपोज हमें एक बाइनरी सॉल्यूशन ये है, ठीक है, और हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में लिख लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन ये है और हमारा बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो है ए एंड बी। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्या राउल्स लॉ, partial vapor pressure of A should be equal to P naught A into zeta A। इसका मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर A है वो कैसे निकलेगा, P naught A मतलब प्योर स्टेट में उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्या लिक्विड इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हम पढ़े थे लास्ट क्लास। ठीक है, ये हमारा प्योर स्टेट में लिक्विड का वेपर प्रेशर और ये हो गया सोल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन। सो PA शुड बी इक्वल टू P नॉट A इंटू जीटा A। और B के लिए क्या बोलेंगे, B के लिए होगा PB इक्वल टू P नॉट B इंटू जीटा B। ओके, ये है राउल्स लॉ। ये कंडीशन अगर कोई सोल्यूशन फॉलो करता है तो हम उसको बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मस्ट बी ऑफ सिमिलर नेचर। सॉल्यूट कौन होता है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और हमारा सॉल्वेंट क्या हुआ, जो लार्जर प्रोपोर्शन यानी कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट must be of similar nature। ओके, दोनों सेम नेचर में रहेंगे तभी वो इजीली क्या आफ्टर मेकिंग ए सॉल्यूशन दे कैन फॉलो राउल्स लॉ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है हमारा जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो वो हमारा सॉल्यूशन जो है उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, दो कंपोनेंट लिया है A एंड B। तो A जो मॉलिक्यूल है उसमें हम ये मान लेते हैं कि A मॉलिक्यूल में दो A का एटम है, तो A ये B3 है, A इंटरेक्शन और B का जो मॉलिक्यूल है मान ले वहां पे दो B का एटम है। ठीक है, तो A इंटरेक्शन और B इंटरेक्शन जो है दैट शुड बी इक्वल टू AB इंटरेक्शन। ठीक है, ये AB इंटरेक्शन क्या है, A इंटरेक्शन क्या हो गया, मतलब लिक्विड A में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो इंटरेक्शन है उसको हम बोलेंगे AA इंटरेक्शन। लिक्विड B में B मॉलिक्यूल है B, मान लेते हैं कि वहां पे दो एटम प्रेजेंट है, तो वहां पे वो दोनों के बीच में जो क्या पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स रहेगा उसको हम बोल देते हैं B.B इंटरेक्शन। ठीक है, और ये AB क्या हुआ, ए मान लो A है हमारा सॉल्यूट, B है सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तभी जाके सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना, तो जब A और B जो मॉलिक्यूल्स है उनको ऐड कर देंगे तो वहां से AB मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये जो AB मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उनके बीच में भी कुछ इंट्रैक्शन रहेगा A और B के बीच में। तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, हमारा A का इंट्रैक्शन और B का इंट्रैक्शन जो है वो AB
इंटरेक्शन के साथ सेम रहता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन और हमारा सोल्यूशन का इंटरेक्शन जो है दे शुड बी सेम, तभी जाके हम उसको बोल सकते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब नो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो टोटल वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे और हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि वो क्या है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग के बाद कुछ एनर्जी चेंज, एच हम एंथैल्पी चेंज को लेते हैं, एंथैल्पी चेंज और एनर्जी चेंज। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं और वहां पे जितना एनर्जी का टोटल इन्वॉल्वमेंट रहता है, सॉल्यूशन बनने के बाद भी टोटल एनर्जी अगर सेम रहा तो हम बोलेंगे वहां पे एनर्जी का कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो एनर्जी था वो दैट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तभी हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज और नो चेंज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग अगर 0 हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम वो रिएक्शन में बाहर से हम एनर्जी दे नहीं रहे हैं या फिर उस रिएक्शन से कोई भी एनर्जी निकल नहीं रहा है। ठीक है, ना एनर्जी का इनपुट हो रहा है ना एनर्जी का आउटपुट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या टोटल एनर्जी चेंज 0 हो गया, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? ओके, लिख लो इनको। अच्छा, यहाँ पे और एक बात बता देते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं मेनली वो आइडियल प्रॉपर्टी कब शो करते हैं, या फिर एग्जांपल तो है, एग्जांपल तो हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज भी है, देखो हम यहाँ पे लिखे हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मस्ट बी ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर होगा, सिमिलर नेचर के लिए क्या चाहिए, हमें एक चीज चाहिए कि वो अगर सिमिलर स्ट्रक्चर का हो रहा है या फिर उनका पोलैरिटी जो है वो सिमिलर है, तभी जाके वो सेम नेचर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट must possess similar structure and polarity। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन का। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी का मतलब स्ट्रक्चर जो है वो सेम टाइप का रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ओके, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, नेक्स्ट इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट है इसी तरह और कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स
से जो क्या सिमिलर टाइप का इनका स्ट्रक्चर है, सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो इनको अगर हम मिला के सोल्यूशन बनाएंगे तो वो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे और आइडियल सोल्यूशन के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज आता है वो है कि कोई सोल्यूशन आइडियली बिहेव कब करता है। ओके, इसके लिए एक पॉइंट है कि अगर कोई सोल्यूशन उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5% से कम है, देन वो आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली लेस देन 5% रहता है तो वो आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। ठीक है, आया समझ में सबको? चलो लिख लो। हो गया क्या? इसको मिटाते हैं। ये तो सारा आइडियल सोल्यूशन का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ में पढ़ेंगे। ग्राफ एग्जैक्टली सेम है जो लास्ट क्लास हम पढ़े थे राउल्स लॉ के बारे में, टाइम में जो पढ़े थे ग्राफ, वो एग्जैक्टली सेम है। क्या है उसमें चीजें देखो, याद होगा यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में हमने क्या लिया था? पेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस में क्या लिया था? मोल फ्रैक्शन। ओके, हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे प्योर कंपोनेंट ए प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली कंपोनेंट ए प्रेजेंट है इस पॉइंट में, और यहाँ पे मानते हैं ओनली कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, प्योर कंपोनेंट बी। ठीक है, और अगर हम ये पॉइंट से उस पॉइंट तक, मतलब ग्राफ में लेफ्ट से राइट तक मूव करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है? प्योर ए प्रेजेंट है और यहाँ पे प्योर बी प्रेजेंट है। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ए का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा और बी का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे जाते जाते जब फाइनली हम यहाँ पे पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, ए का अमाउंट डिक्रीज करते करते 0 तक आ जाएगा और बी का अमाउंट यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे इंक्रीज करते करते वो पूरा बी ही वहां पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और अगर इसको हम मोल फ्रैक्शन में शो करना चाहेंगे तो यहाँ पे ओनली ए प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1, क्योंकि पूरा ए है तो मोल फ्रैक्शन 1। यहाँ पे क्योंकि ओनली ए प्रेजेंट है तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, धीरे धीरे क्या यहाँ पे ए जो है उसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होता गया। डिक्रीज होते होते जब इस पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए है ही नहीं। ओके, और बी यहाँ पे 0 था, धीरे धीरे बी का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते फाइनली जो ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, मतलब वहां पे सिर्फ बी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट नहीं है। ओके, आया समझ में? ये तो पढ़े थे लास्ट क्लास। ओके, देखो अभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ओनली ए प्रेजेंट है। अगर कहीं पे सिर्फ ए प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? P नॉट A। प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर रहता है उसको हम नॉट से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिर्फ ए है, ए का वेपर प्रेशर क्या बनेगा? P नॉट A। नेक्स्ट यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? ओनली B प्रेजेंट है, तो B का वेपर प्रेशर क्या बनेगा? प्योर B बन जाएगा, वो क्या बनेगा? P नॉट B। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जो क्या बी प्रेजेंट नहीं है, बी 0 है, यहाँ पे बी 1 है। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे मोल फ्रैक्शन बी का 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जाएगा। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बी का बढ़ रहा है तो यहाँ पे तो प्रेशर भी बी का 0 था क्योंकि कुछ था नहीं, तो धीरे धीरे ये भी बढ़ बढ़ के जब 1 आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन होना है, मेरा थोड़ा कॉर्ड हो गया। ठीक है, ज्वाइन कर लेना स्ट्रेट लाइन की तरह।
तो ये जब बढ़ते बढ़ते जब 1 आ जाएगा तब वो P नॉट B बन जाएगा। ओके, तो ये जो पूरा लाइन बना, ये लाइन हमारा किसका लाइन है? ये हमारा प्रेशर है। किसका है? PB है। ये जो लाइन बना वो हमारा PB है, जो कैसे निकल रहा है? P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंगली प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उस तरह यहाँ पे A का क्या है? मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब A प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा A प्रेजेंट है। तो राइट से लेफ्ट आएंगे तो A का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उस तरह धीरे धीरे जाएंगे, उसका प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होके यहाँ तक P नॉट A तक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर पॉइंट में, इस पॉइंट में कितना मोल फ्रैक्शन है A का, तो यहाँ पे PA कितना होगा, इस पॉइंट में मोल फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पे PA कितना होगा। तो ये जो लाइन हमारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है PA, दैट इज इक्वल टू P नॉट A इंटू जीटा। ओके, आया समझ में? तो ये लाइन पे हमें क्या मिल रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B मिल रहा है, यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A मिल रहा है। और ये जो दोनों पॉइंट है, लास्ट क्लास में ये बताए थे कि यहाँ पे ये नीचे क्यों है, वो ऊपर क्यों है, कि हमने ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि A जो है उसका वेपर प्रेशर, जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कम है और B का ज्यादा है। अगर हम चाहे तो B का कम करके A का भी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे। पॉइंट को ऐड करने से यहाँ पे जो पॉइंट्स मिल रहा है वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर, दैट इज PA प्लस PB का वैल्यू। ओके, और ये जो पूरा ग्राफ है वो कौन से डाटा से बना है? वो सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बना हुआ है। ओके, आया समझ में? है कुछ नहीं ज्यादा जो लास्ट क्लास पढ़े थे। और तो लास्ट क्लास हम किसके बेसिस पे पढ़े थे? राउल्स लॉ के बेसिस में। तो यहाँ पे भी वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि आइडियल सोल्यूशन है तो राउल्स लॉ फॉलो करेगा, तो उसका जो कर्व आएगा, ग्राफ आएगा, वो एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है, आया समझ में सबको? चलो बना लो ग्राफ। हो गया क्या? ग्राफ को मिटाते हैं। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? आइडियल सोल्यूशन पढ़ रहे थे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपनी नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन होगा? जो सोल्यूशन आइडियल नहीं है हम उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन कौन है? आइडियल सोल्यूशन वो है जो सारे कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर में राउल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? जो राउल्स लॉ को सारे कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर में फॉलो नहीं करता है, हम उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? हमारा आइडियल सोल्यूशन का, अगर कोई सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं द सोल्यूशन which do not follow obey Raoult's law at all concentration and temperature, पहला चीज है। और बोलेंगे which do not follow characteristic of आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब
मतलब क्या है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है और क्या आइडियल सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या है, मान लो हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाया है, एक बाइनरी सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी। तो जब राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था तो उस केस में पी ए का वैल्यू क्या आ रहा था, पी नॉट ए इंटू जीटा है। तो यहाँ पे जो पी ए आएगा that is not equal to P naught A into zeta A and PB क्या आ रहा था, P naught B into zeta B। आइडियल में आ रहा था, नॉन आइडियल में P naught B is not equal to PB is not equal to P naught B into zeta B। ओके, आया समझ में? यहाँ पे पेपर प्रेशर जो है वो सेम नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मस्ट बी ऑफ सिमिलर नेचर। आइडियल सोल्यूशन में अगर वो सिमिलर नेचर के होते थे तब जाके वहां पे क्या हो रहा था, आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे वो दे आर नॉट ऑफ सिमिलर नेचर। ओके, सिमिलर नेचर के नहीं है तभी तो वो सारे रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन जो है वो ए बी इंटरेक्शन के साथ इक्वल है। ऑफ कोर्स अगर उनका नेचर सेम रहेगा, किसका इंटरेक्शन में, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो उनका जो सॉल्यूशन बनेगा वहां पे भी इंटरेक्शन सेम ही रहेगा फोर्स का। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, मतलब ए जो मान लो सॉल्यूट है, ठीक है, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ठीक है, वो डिफर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो उसका वॉल्यूम जितना आएगा सोल्यूशन का वॉल्यूम भी उतना आता है। तो इससे जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है, ठीक है, किसमें, आइडियल सोल्यूशन में। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं और वो सोल्यूशन बन रहा है, उस प्रोसेस में कुछ भी एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, ना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी चेंज इन दिस केस इज 0। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग, वो क्या होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब वो 0 से ज्यादा भी हो सकता है या 0 से कम भी हो सकता है। यहाँ पे हमने लिख लिया कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा है, मतलब पी ए इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अच्छा, ये सारे वैल्यू ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, उसके ऊपर बेस करके हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन को अगेन 2 टाइप में डिवाइड करना है, ठीक है, पढ़ेंगे अभी इसको आगे। तो फॉर द टाइम पे हमें क्या जानना है कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, एंथैल्पी चेंज वो 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे आइदर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो था हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन का प्रॉपर्टी, तो हमने इससे क्या किया, आइडियल सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके पढ़ने को ट्राई किया है, जिससे क्या होगा, हमारा कंपेरिजन करेंगे तो इजीली हमें चीजें याद रह जाएगी, ठीक है, समझने के लिए आसान भी होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया था, किसका ग्राफ बनाया था, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। उसी तरह हम नॉन आइडियल सोल्यूशन का भी ग्राफ बनाएंगे, लेकिन वो जो ग्राफ है इसको हमें अगेन क्लासीफाई करना है। तो जो क्लासीफाई करेंगे तो वहाँ पे सब दोनों का ग्राफ अलग अलग रहेगा।
ठीक है। और जो एग्जाम्पल हमने ले लिया है आइडियल सोल्यूशन का, तो वहाँ पे जब फिर उसका क्लासीफाई पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल आएगा। तो अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल और ग्राफ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आया सबको समझ में? ओके, चलो लिख लो। हो गया क्या? मिटाते हैं। ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन को भी हम दो टाइप में उसके क्लासिफाई करते हैं। पहला है जो वो कैटेगरी जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। सेकंड है केस है वो जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला कैटेगरी है वो क्या है? शोइंग पॉजिटिव deviation from Raoult's law। ओके, लिख लिया पॉइंट। ये जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ होता है, कोई भी सोल्यूशन उससे फॉलो कब करता है? फॉलो तब करता है जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ए बी का इंटरेक्शन जो है दैट इज लेस देन ए एंड बी इंटरेक्शन। मतलब सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, उनसे जो सोल्यूशन के बीच में जो फोर्स ऑफ जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन है वो कम है। ओके, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है और ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे वहां पे जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या C2H5OH इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं और उसके साथ हम ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन C6H6 साइक्लोहेक्सेन। और इसका तो नाम पता होगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, हो गया। तो यहाँ पे C2H5OH देखो कहाँ लिखेंगे? C2H5 कार्बन से क्या बना? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये हो गया इथाइल अल्कोहल का वन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट और एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे C2H5OH और एक लेंगे C2H5OH। ये नॉर्मली हमारा एक कंपोनेंट है जिसमें मॉलिक्यूल को हम थोड़ा अरेंज करके लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इथाइल अल्कोहल में मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ज्यादा रहता है। वही पढ़े हैं हम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा कैसे है? ये तो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स हो गया। एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, ये सब क्या फॉर्मेशन करते हैं? ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको रेड में कर लेते हैं, कंफ्यूजन होगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो क्या है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हम और क्या लिए हैं, साइक्लोहेक्सेन लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन ये आ रहा है यहाँ पे C6H6 C6H6, ये है साइक्लोहेक्सेन। जब ये तो पता है जब कोई एक सब्सटेंस होता है उसके पास और दूसरा एक सब्सटेंस आता है, अप्रोच करता है उससे, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन है वो जब आके इस यहाँ पे अप्रोच करता है, ये सारे क्या है साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जब वो यहाँ पे क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक होना स्टार्ट होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सेस नहीं होता। वो कैसे होता है, अगर कोई कंपाउंड है उसके पास कोई दूसरा कंपाउंड आया अंडर सुइटेबल कंडीशन, तब जाके जो हमारे जो कंपाउंड्स है उनके बीच में जो बॉन्ड्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट होते हैं, तभी फिर इनके बीच में रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। ओके, तो हमारा पहले से क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग था जो एक अच्छा चीज था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था। अब साइक्लोहेक्सेन आने से ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे वीक हो गया। ठीक है, ये क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को साइक्लोहेक्सेन ने वीक किया। या फिर और एक साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये था हमारा इथाइल अल्कोहल के बारे में। साइक्लोहेक्सेन जो प्रेजेंट है इनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। जैसे इथाइल अल्कोहल के बीच में था वो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के बीच में जो है वो है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो जिस तरह साइक्लोहेक्सेन के आने से हमारा इथाइल अल्कोहल का बीच में से क्या बॉन्डिंग जो है वो वीक होना स्टार्ट हो गया, वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया, उसी तरह इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, वो भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। ओके, ये तो अपना स्टेबल स्टेट में था, अच्छे से था, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अच्छा था। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अच्छा था वो भी डिस्टर्ब हो गया। अब जब डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, अब जब डिस्टर्ब हो गया इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल ट्राई करेंगे कि हम कैसे फ्री होंगे, हम सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर को कैसे चले जाएंगे। ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन का जो मॉलिक्यूल था वो भी स्टेबल था, वैन डर वाल्स फोर्स था जो भी स्टेबल था। अब जब वो डिस्टर्ब हो गया तो वो भी ट्राई करेगा कि हम कैसे ये सरफेस को छोड़ेंगे और हम कैसे एटमॉस्फेयर को चले जाएंगे। इससे क्या होगा, अब इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल वो स्टेबल था, वो अनस्टेबल होके वो क्या एटमॉस्फेयर को जाना चाह रहा है, और साइक्लोहेक्सेन वो भी एटमॉस्फेयर को जाना चाह रहा है। एटमॉस्फेयर को जाना चाह रहा है का मतलब क्या है, मतलब वेपर फॉर्म करना चाह रहा है। ठीक है, अगर ये लोग एटमॉस्फेयर को जाना चाहते हैं तो मोर वेपर फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड। मोर वेपर फॉर्म होने से क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ज्यादा वेपर फॉर्म होता है तो ज्यादा होता है हमारा वेपर प्रेशर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो ये है PA that will be greater than P0A into zeta A and PB will be greater than P0B into zeta B। हमने पढ़ा है ना, वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब वेपर प्रेशर जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि ज्यादा वेपर फॉर्म हो रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो नाउ दैट वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है प्रेशर जो है वो ज्यादा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ओके, आया सबको समझ में, चलो यहाँ तक लिख लो पहले।
इसको हम इस तरह के भी लिख सकते हैं, P observed greater than P calculated. P observed greater than P calculated. ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चीज है हमारा डेल्टा भी मिक्सिंग। डेल्टा भी मिक्सिंग वो क्या चीज है, जो मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम चेंज होता है। अच्छा एक बात सुनो, अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है तो मॉलिक्यूल्स तो डिस्टेंस में रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल डिस्टेंस में रह रहे हैं इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, आया कॉन्सेप्ट समझ में। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर वेपर्स फॉर्म हो रहा है। क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये अपने अपने बीच में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं, ए बी का इंट्रैक्शन जो है सोल्यूशन का वो कम है। क्योंकि कम है इसलिए तो वो छोड़ के जा रहे हैं, ज्यादा वेपर फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, अगर इंट्रैक्शन कम है मॉलिक्यूल के बीच में, इसका मतलब वो डिस्टेंस में रहेंगे तो इनका वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का सोल्यूशन ज्यादा है। ओके, इनिशियली जो लिए थे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम वो कम था क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। पहले कम था, अभी सोल्यूशन बनने के बाद ज्यादा हो रहा है। मतलब जो चेंज हो रहा है वो वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है डेल्टा भी मिक्सिंग, उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा भी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। आया समझ में। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ तो जगह नहीं है, लिख लेते हैं फिर भी, डेल्टा एच मिक्सिंग। ठीक है, ये डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, देखो मिक्सिंग के बाद मतलब हमारा सोल्यूशन फॉर्मेशन होने के बाद एनर्जी में क्या चेंजेस आता है। देखो अगर कोई सब्सटेंस बन रहा है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो तो अच्छे से रह जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो अपने आप पास नहीं आएंगे। ठीक है ना, हमें एनर्जी दे के उनको पास लाना पड़ेगा। ओके, तो सिस्टम में पहले कुछ था नहीं, नॉर्मली सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे जो कि जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, और अभी जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं है, तो उन्हें पास लाके हमें मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। ओके, तो उनको जो पास हम ला रहे हैं, कोई भी एक रिलेशन के लिए जो पास ला रहे हैं, तो कैसे लाएंगे, हमें एनर्जी देना पड़ रहा है सिस्टम को। एनर्जी कैसे देते हैं, इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट देते हैं। ठीक है, तो हीट देंगे मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं तो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो ग्रेटर देन 0 हम लिखेंगे। ओके, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव है, हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़े होंगे, जो हमारा क्या एनर्जी अगर हम बाहर से दे रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये साइड में लिख लेते हैं, वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आया समझ में, लिख लो इसको। हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे भी कुछ सोल्यूशन है जो क्या करेंगे, दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से वो
नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं का मतलब क्या है? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं का मतलब ये है कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। नंबर 1 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ए बी का जो इंटरेक्शन है दैट इज ग्रेटर देन ए एंड बी इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसे हो रहा है? इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एसीटोन का क्या होता है? CH3CO CH3। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म, ये हो गया एसीटोन। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, इनके बीच में क्या होना स्टार्ट होता है? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन जो है वो अच्छा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन एबी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन नो। अगर ये दोनों सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो इसका मतलब वो है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होता है? पहला चीज होता है, अगर हमारा जो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के बीच में क्या है, जो फोर्सेस है वो अगर कम मतलब क्या स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डेड है वो अच्छे से, वो अभी लिक्विड सरफेस को छोड़ के एटमोस्फेयर नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो अभी वेपर में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। इससे क्या होगा? लेस वेपर फॉर्म होगा, लेस वेपर्स आर फॉर्म। अगर वेपर कम फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज करेगा। आया समझ में? वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो था क्या? PA इज लेस देन P0A इंटू जीटा A, और PB जो है वो होगा लेस देन P0B इंटू जीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है डेल्टा V मिक्सिंग। वॉल्यूम का क्या चेंज हो रहा है? देखो वॉल्यूम का क्या चेंज होगा? वॉल्यूम में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूशन में ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो पास आके रहेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा? वो होगा हमारा लेस देन 0। क्लियर? नेक्स्ट डेल्टा H मिक्सिंग। डेल्टा H मिक्सिंग, ये डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है? मतलब एनर्जी चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, एनर्जी चेंज का मतलब क्या है? देखो अगर हमारा जो सोल्यूशन है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, अगर वो अच्छा है, अगर वो ज्यादा है, मतलब वहां से एनर्जी रिलीज होगा। अगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं, तो हमें एनर्जी बाहर से देना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों पास आ रहे हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, तो उससे सिस्टम से क्या होता है ना, उससे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब क्या, हमारे सिस्टम से वो बाहर जा रहा है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं मतलब वो नेगेटिव है। तो डेल्टा H मिक्सिंग इज लेस देन 0, एनर्जी जो था वो भी निकल रहा है। ठीक है,
तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। क्या है, अगर हमारा सिस्टम से या रिएक्शन में से एनर्जी निकल रहा है तो हम उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, जो क्या था, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं बाहर से तो वो है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे डेल्टा एच मतलब जो चेंज इन एंथैल्पी वो जो है वो पॉजिटिव रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, अगर एनर्जी निकल रहा है रिएक्शन से, सिस्टम से, तो क्या होता है, एनर्जी जो है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग हम क्या करेंगे, लेस देन 0 लिखेंगे, और रिएक्शन को क्या लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आया समझ में, हमने इसको क्या अच्छे से कंपेयर करके पढ़ लिया ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, इसको लिख लो, इसके बाद फिर ये दोनों का ग्राफ बनाएंगे और एग्जांपल्स लिखेंगे। ओके, देखो हो गया क्या, मिटाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन था, ये है हमारा नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या होता है, ये जो डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ का जो ग्राफ हम बनाएंगे, इससे पहले हमें उस ग्राफ में पहले क्या बनाना है, जो हमारा आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, पहले हम उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा वाई एक्सिस में है वेपर प्रेशर, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, प्योर है, और यहाँ पे नीचे लिखते हैं प्योर कंपोनेंट बी प्रेजेंट है। अब तो याद भी रह गया होगा बार बार करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ए प्रेजेंट है तो ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ओनली बी प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 0 है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे अगर सिर्फ ए रह रहा है तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या होगा, पी नॉट ए। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ओनली बी रह रहा है तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, पी नॉट बी। इस लाइन को अगर हम ज्वाइंट करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, मेरा थोड़ा कर्व हो जा रहा है स्ट्रेट लाइन बनाना। अगर हम उसको ज्वाइंट करेंगे तो ये जो पॉइंट, इसको हम ज्वाइंट करते हैं तो क्या आता है, टोटल प्रेशर आता है। ठीक है, अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो क्या आता है, पी ए आता है, और ये स्टार्टिंग से अगर पी नॉट बी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, पी बी आता है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो ग्राफ है वो है आइडियल सोल्यूशन का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो ग्राफ आता है वो नॉर्मल ग्राफ से वो ऊपर ही रहता है। ठीक है, कैसे रहता है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में क्या लिए हैं, आइडियल बिहेवियर, ये आता है ऐसे, मतलब पॉइंट तो वही है, ज्वाइन तो उसी तरह करना है, लेकिन वो जो स्ट्रेट लाइन था आइडियल में, यहाँ पे वो कर्व होके ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डेविएशन शो कर रहा है, और पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर से जाए। हो गया, नेक्स्ट ये जो है ये भी उसी पॉइंट में ज्वाइंट होगा, लेकिन क्या होगा, कर्व में होगा। ठीक है, ज्यादा हो गया शायद। ओके, और ये भी उसी में ज्वाइंट होगा ऐसे। ये हमारा क्या बन गया,
टोटल प्रेशर P दैट इज इक्वल टू PA प्लस P। और ये किसका है, B से जॉइंट है तो ये हमारा है PB, और ये A से जॉइंट है तो ये है हमारा PA। ठीक है, बना दो ये वाला ग्राफ, फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन को जाएंगे। ओके, अभी नेगेटिव का बनाएंगे तो वहां पे भी हमें पहले क्या ये ओरिजिनल आइडियल वाला बनाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन याद रह गया होगा ना, चलो खुद से बनाना स्टार्ट कर दो। ये है हमारा प्योर कंपोनेंट A, यहाँ पे प्योर कंपोनेंट B, क्योंकि A प्रेजेंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0, क्योंकि B प्रेजेंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1। ये हो गया हमारा P0 है, ये हो गया हमारा P0 B। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ग्राफ के जो नॉर्मल हमारा स्ट्रेट लाइन था उसके ऊपर से कॉर्ब जा रहा था। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, उसके नीचे से कॉर्ब जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब क्या पॉइंट्स वही रहेंगे, उनको ज्वाइंट करना है हमें। ठीक है, और ज्वाइंट कैसे होगा, कॉर्ब से होगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, ऊपर का ये वाला, ये है प्रेशर जो निकलता है PA प्लस PB से। ये P0 A से ज्वाइंट होता है, ये है PA का कॉर्ब। ये P0 B से ज्वाइंट होता है, ये है PB का कॉर्ब। ओके, कुछ नहीं है, बस उसी से नीचे जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। चलो बनाओ, तो मिटाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी इनका एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे पहले हम ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट एसीटोन प्लस बेंजीन। नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर। और ले सकते हैं एसीटोन, एसीटोन क्या होता है CH3COCH3 प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है किसका, हमारा पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है। ओके, उस तरफ फिर लेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में पहले लेते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर भी ले सकते हैं, और एसीटोन प्लस
एनीलीन है, बहुत सारे एग्जाम्पल से। वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HNO3, ठीक है। ये सब ये कॉम्बिनेशन है जो हमेरा क्या नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी आज के क्लास में जो है हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा है अबाउट आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन अगेन 2 टाइप में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है वो जो एक कैटेगरी जो क्या करता है शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एक कैटेगरी है जो शो करता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। तो ठीक है, आज ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन चैप्टर सॉल्यूशन। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।